हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हम लोग देख रहे थे इकोनॉमिक्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। 22/7/2018 में पूछे गए प्रश्न मेन्स एग्जाम में पूछे गए थे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो यह बिहार का है। कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल आराम से कंप्लीट करने वाले हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व कितने हैं? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या है। इसे आमतौर पर प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा? तो सदस्य देश के द्वारा किया जाता है। IMF को इसके सभी 190 सदस्य देशों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। IMF के सदस्यों को अंशदान के आधार पर उन्हें मत देने का अधिकार भी दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है क्या? IMF है क्या? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म है। IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को किया गया। IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। IMF सदस्य देशों के बीच भुगतान संतुलन में सहयोग देती है। IMF में वर्तमान में 190 देश शामिल हैं। रिजर्व ट्रेज शब्द का संबंध अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से है। रिजर्व ट्रेज शब्द का संबंध किससे है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक कहलाती है। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। इसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है, अर्थात महंगाई अधिक रहने के कारण बाजार में चीज नहीं बिक पाती, जिससे बाजार में मंदी आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी में डिटेल दिया गया है। मुद्रास्फीति या महंगाई को दूर करने के लिए बाजार में तरलता को कम करना चाहिए। मंदी को दूर करने के लिए बाजार में तरलता को बढ़ाना चाहिए। साथ ही लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। स्टैगफ्लेशन है क्या? जब बाजार में किसी एक दो वस्तु का दाम बढ़ता है तो उसे स्किवफ्लेशन कहा जाता है। यहाँ पे स्किवफ्लेशन दिया गया है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन। जब बाजारों में अधिकतर चीज़ों का औसत दाम बढ़ा हुआ होता है तो उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन क्या है? तो जहां वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें तेजी से और अनियंत्रित रूप से बढ़ती है उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। डिफ्लेशन क्या है? तो जब बाजार में अधिकतर चीज़ों का औसत दाम घटा हुआ प्रतीत होता है उसे डिफ्लेशन कहते हैं। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, यहाँ पे से देख लेते हैं। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक क्या कहलाता है? तो स्टैगफ्लेशन कहलाता है। इसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है, अर्थात महंगाई अधिक रहने के कारण बाजार में चीज नहीं बिक पाती, जिससे बाजार में मंदी आ जाती है। मुद्रास्फीति या महंगाई को दूर करने के लिए बाजार में तरलता को कम करना चाहिए। मंदी को दूर करने के लिए बाजार में तरलता को बढ़ाना चाहिए। साथ ही लोगों की क्रय शक्ति का बढ़ाने का प्रयास भी करना चाहिए। नेक्स्ट है स्किवफ्लेशन। जब बाजार में किसी एक दो वस्तु का दाम बढ़ता है तो उसे स्किवफ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन क्या है? तो जब बाजारों में अधिकतर चीज़ों का औसत दाम बढ़ा हुआ होता है, अधिकतर चीज़ों का दाम बढ़ा होता है उसे क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन क्या है? तो जहां वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें तेजी से और अनियंत्रित रूप से बढ़ती है उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। डिफ्लेशन किसे कहेंगे? जब बाजार में अधिकतर चीज़ों का औसत दाम घटा हुआ प्रतीत होता है उसे डिफ्लेशन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। आप लोग फिर से एक बार खुद से भी देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दी जाए। बैंक दर ब्याज की दर है जो एक केंद्रीय बैंक एक वाणिज्यिक बैंक को दिए गए ऋण और अग्रिम पर लेता है। बैंक दर ब्याज की दर है जो एक केंद्रीय बैंक एक वाणिज्यिक बैंक को दिए गए ऋण और अग्रिम पर लेता है। यदि केंद्रीय बैंक दर को बढ़ाती है तो वाणिज्यिक बैंक को महंगा ऋण मिलेगा, जिसे लोग लेना पसंद नहीं करेंगे।
प्रश्न के अनुसार अब इसके प्रभाव को कम करना है, अर्थात ऋण को सस्ता करना पड़ेगा। ऋण को सस्ता करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा CRR को कम कर दिया जाएगा। CRR है क्या? तो कैश रिजर्व रेशियो है, नगद आरक्षित अनुपात है, किसी बैंक की कुल जमा का प्रतिशत है जिसे RBI के पास आरक्षित के रूप में नकदी में जमा करना होता है। CRR पर केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। पहले भी हमने चर्चा कर लिया है। यदि CRR की मात्रा केंद्रीय बैंक द्वारा घटा दिया जाता है तो बैंकों के पास पहले की अपेक्षा ज़्यादा मात्रा में देने के लिए साख बचता है। CRR जितनी अधिक होती है, बैंकों की साख सृजन क्षमता उतनी ही कम होती है। बैंक दर कम करने से बाजार में तरलता बढ़ जाता है। बैंक दर कम करने से बाजार में तरलता बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सार्वजनिक उपकरण में कौन सा महारत नहीं है? कौन सा महारत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BSNL। महारत कंपनी के बारे में पहले भी बताया जा चुका है, हाँ हो चुका है। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह भारत सरकार के दूरसंचार विभाग संचार मंत्रालय के स्वामित्व में है। इसे 2000 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करेंगे, इनमें से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत कौन सा है? सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर होता है, यह सही दिया गया है। सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया है। सूचकांक में 10 प्राचाल शामिल हैं, जबकि प्रत्येक प्राचाल को समान भार दिया गया है, यह गलत दिया गया है। देखिए, बहुआयामी गरीब सूचकांक, वैश्विक बहुआयामी गरीब सूचकांक MPI ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, इसको 2010 में ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया था। गरीबी की घटनाओं और तीव्रता को निर्धारित करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के संकेतों का उपयोग करता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 10 संकेतकों के आधार पर प्रत्येक घर और व्यक्ति के लिए एक अभाव प्रोफाइल का निर्माण करके यह इंडेक्स तैयार किया जाता है, लेकिन सभी संकेतकों का समान भार नहीं दिया जाता है। भारत में गरीबी का कोई समान मापदंड अब तक विकसित नहीं हो पाया है। कुछ महत्वपूर्ण दिया गया है, जैसे कि सुरेश तेंदुलकर समिति ने 2011-12 में शहरी क्षेत्र में 33.33 और ग्रामीण क्षेत्र में 27.20 से कम आय अर्जन करने वाले को गरीब माना है। किसने? सुरेश तेंदुलकर ने शहरी क्षेत्रों में 33.33, ग्रामीण क्षेत्र में 27.20 से कम आय अर्जन करने वाले लोगों को क्या माना है? गरीब माना है। नेक्स्ट है सी रंग राजन समिति। सी रंग राजन समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 32 और शहरी क्षेत्र में 47 से कम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अर्जन करता है तो उसे गरीब माना गया है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी से कम प्राप्त करने वाले को गरीब माना गया है। तो यहाँ पे पैसा के अनुसार से भी दिया गया है और कैलोरी के अनुसार भी दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। HDI के बारे में जानते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। इसमें संकेतक के रूप में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय को लिया जाता है। इसे पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया। HDI किसके द्वारा? महबूब उल हक, जो कि पाकिस्तान के हैं। इसमें भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का योगदान था। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करेंगे, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो PC महालनोबिस थे। भारतीय नियोजन के वास्तुकार PC महालनोबिस को कहा जाता है। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। प्रशांत चंद्र महालनोबिस एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद थे। इन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान 1931 की स्थापना की थी। भारत सरकार उनके जन्मदिन 29 जून को हर वर्ष सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाती है। याद रखिएगा, 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म पर? तो PC महालनोबिस के जन्मदिन के। नेक्स्ट है, भारतीय नियोजन समिति की स्थापना 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। सर्वप्रथम रूस में 1928 में नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई थी। नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो 1928 में। कहाँ? तो रूस में। आर्थिक नियोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता होता है। आर्थिक नियोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता होता है। निम्न में से उसकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है।
आरबीआई का कार्य इसमें से क्या नहीं है? विदेशी विनिमय भंडारण का संरक्षण करता है, करेंसी जारी करता है, नगद आरक्षण का संरक्षण करता है, जबकि जनता से प्राप्त जमा पर ब्याज देना यह गलत है। जनता तो इसमें पैसे जमा करते ही नहीं है, तो यह कहाँ से होगा? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई जनताओं का बैंक नहीं है, बल्कि आरबीआई व्यावसायिक बैंकों का बैंक है। क्योंकि आरबीआई में आम जनता खाता नहीं खोल सकता है, इसलिए आरबीआई जनता का कोई ब्याज भी नहीं देता। जनता से प्राप्त जमा पर ब्याज देना छोड़कर बाकी विकल्प में दिए गए कार्य जो है आरबीआई द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? शिशु मृत्यु दर सबसे कम जो है यह केरल में है। 2023 में भारत की शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 26.619 मतलब 26.619 मृत्यु है। भारत के केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। कितना है? तो 12 है। कितना है? 12। भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य एवं उच्च जीवन स्तर वाला राज्य कौन सा है? तो यह केरल है। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश में मृत्यु दर सबसे अधिक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। सबसे कम कहाँ था? तो केरल में है। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा है। कहाँ है? जिनेवा है। विकसित देशों की पहल पर इसे आरंभ किया गया। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO विश्व व्यापार की सर्वोच्च संस्था है। गैट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई। कब? तो 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना उरुग्वे दौरे के लंबे बातचीत के बाद मारेकस संधि के तहत किया गया था। कौन से संधि के तहत? तो मारेकस संधि के तहत, याद रखिएगा, मारेकस संधि के तहत किया गया। WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, जो प्रति 2 वर्ष पर आयोजित होता है। अबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का संबंध विश्व व्यापार संगठन से है। अबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और सब्सिडी का संबंध किससे है? तो विश्व व्यापार संगठन से है। गैट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स 1 जनवरी 1948 से कार्य करना शुरू किया था। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? तो दावोस स्विट्जरलैंड में है। अब आगे बढ़ते हैं। स्टेनो ASI 2018 में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। ये भी प्री एग्जाम में पूछे गए थे। नरसिम्हा कमेटी प्रथम निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? नरसिम्हा कमेटी प्रथम का संबंध हो जाएगा बैंकिंग संरचना सुधार से। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के आर्थिक संकट के उपरांत बैंकिंग क्षेत्र के सुधार की दृष्टि से जून 1991 में AM नरसिम्हम समिति की अध्यक्षता में नरसिम्हम समिति अथवा वित्तीय क्षेत्र सुधार समिति की स्थापना की गई। AM नरसिम्हम समिति की अध्यक्षता में समिति ने बड़े भारतीय बैंकों के विलय के लिए भी सिफारिश की थी। नरसिम्हम समिति ने भारतीय बैंकों के विलय के लिए भी सिफारिश की थी। इस समिति ने नए निजी बैंकों के खोलने का सुझाव दिया। बैंकों को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखने की सलाह भी उन्होंने दिया था। इसके अधिकतर सुझाव को मान लिया गया था। नेक्स्ट है चलैया समिति। चलैया समिति का संबंध हो जाएगा कर सुधार से। विवेक देवराय समिति का संबंध रेलवे में सुधार से है। इस समिति के सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट के साथ मर्ज कर दिया गया। विवेक देवराय समिति के द्वारा ही रेल बजट को आम बजट के साथ क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। कब? 2017 में। मल्होत्रा कमेटी का संबंध बीमा क्षेत्र से है। तेंदुलकर समिति का संबंध गरीब के निर्धारण से है। सच्चर समिति का संबंध मुसलमानों के पिछड़ेपन से है। आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से है। मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा उद्योग से है। महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट दिए गए या सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र से, तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी के निर्धारण से, सच्चर समिति का संबंध मुसलमानों के पिछड़ेपन से, आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से, मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा उद्योग से, महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के उच्च शहरों के विकास से संबंधित है? उच्च शहरों के विकास हो जाएगा तो अमूर्त, जिसे अमृत कहते हैं, 25 जून 2015 को प्रारंभ किया गया था।
अमृत 25 जून 2015। इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजर्वनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है। अमृत योजना में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में पेयजल, सीवेज, स्थानीय यातायात सहित आधारित संरचना का विकास करना है। मनरेगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यह विश्व का सबसे बड़ा पब्लिक रोजगार कार्यक्रम है। काम का अधिकार एक मानव अधिकार है। काम का अधिकार कैसा अधिकार है? तो मानव अधिकार है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 41 में काम के अधिकार के बारे में चर्चा है। इसी को मूर्त देने के लिए नरेगा एक्ट 2005 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। यह एक्ट रोजगार की गारंटी देता है। नरेगा को 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2009 के तहत नरेगा का नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका पूरा रूप हो गया। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन की रोजगार की गारंटी दिया गया। कितने दिन की? 100 दिन की। कोई व्यक्ति जो इस काम करने का इच्छुक है रजिस्ट्रेशन कर सकता है। रजिस्ट्रेशन करने के 15 दिन के भीतर 5 किलोमीटर के अंदर में उसे रोजगार दिया जाएगा। अगर उसे रोजगार नहीं दिया गया तो बेरोजगारी भत्ता का ही प्रावधान है। मनरेगा के तर्ज पर ही हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के लोगों को गारंटी रोजगार देने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू किया गया। कहाँ? तो राजस्थान में। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इस योजना को मार्च 2006 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य समान रूप से देश के विभिन्न हिस्सों में किफ़ायती स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में असंतुलन को ठीक करना और विशेष रूप से कम सेवा वाले राज्यों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा की सुविधाओं को बढ़ाना था। PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसे 15 अगस्त 2000 को लॉन्च किया गया था। इसे कब? 15 अगस्त 2000 को लॉन्च किया गया था। यह भारत में असंबद्ध गाँव को हर मौसम में अच्छी सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने की एक राष्ट्रव्यापी योजना थी। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो यह प्रतिपादित की जाती है वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत की राजकोषीय नीति भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित की जाती है। मौद्रिक नीति केंद्रीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। सेबी भारतीय प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या लाभांश किसे निर्धारित करता है? मैं बिल्कुल लगातार से कंप्लीट करने वाली हूँ, बीच में कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, आप लोग बस ध्यान से सुनते चलेंगे। जनसंख्या लाभांश किसे निर्धारित करता है? किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना पर। जनसंख्या लाभांश या जनसांख्यिकी लाभांश का मतलब यह है कि किसी देश की जनसंख्या में काम करने वालों की संख्या उन पर आश्रित लोगों की संख्या से ज़्यादा है। कामकाजी आयु की जनसंख्या 15 से 64 वर्ष होता है। जनसंख्या लाभांश किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना को निर्दिष्ट करता है। भारत जनसंख्या लाभांश की स्थिति में यहाँ लगभग 65% आबादी श्रम करने योग्य है। विश्व में सर्वाधिक मानव श्रम भारत में उपलब्ध है। भारत विश्व का सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला भी देश है। 2019 प्री एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बार बार चिल्लाती तो नहीं, लेकिन एक आध बार कहना आप लोग को बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप लोग तो सुनते हैं नहीं। चलिए, आपकी इच्छा होगी तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी लघु उद्योग क्षेत्र के सर्वोच्च बैंक है। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में। भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम वित्त कंपनियों के समग्र लाइसेंसिंग और विनियमन के लिए शीर्ष नियामक निकाय है। एक ही क्वेश्चन शायद पूछा गया था। हाँ, एक ही क्वेश्चन प्री एग्जाम में पूछे गए थे। अब तो बहुत सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे जाने लगे हैं। मेंस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को भी देख लेते हैं। देयर इज नो सच थिंग्स एज ए फ्री लॉन्च पुस्तक किसने लिखा है? देयर इज नो सच थिंग्स एज ए फ्री लॉन्च। देयर इज नो सच थिंग्स एज ए फ्री लॉन्च पुस्तक किसने लिखा है? मिल्टन फ्रीडमैन ने। यह अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के आर्थिक सलाहकार भी रहे थे। किसके?
तो अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के आर्थिक सलाहकार रहे थे। देयर इज नो सच थिंग एज ए फ्री लॉन्च पुस्तक मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा लिखा गया है। इनको 1976 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब? 1976 में। इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक सिद्धांतों के विश्लेषण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रीडमैन अमेरिकी अर्थशास्त्री थे जिन्होंने खपत विश्लेषण, मौद्रिक इतिहास और सिद्धांत एवं स्थिरीकरण नीति की जटिलता पर अपना शोध किए। फ्रेडरिक लिस्ट को जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है। जर्मनी के एकीकरण के जनक बिस्मार्क को कहा जाता है। हिटलर जर्मनी का तानाशाह थे जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत किया था जिसने द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत किया था। इनकी आत्मकथा है मीन कैफ। मीन कैफ किसकी आत्मकथा है? याद रखिएगा, हिटलर का। मीन कैफ किसकी आत्मकथा है? हिटलर का है। वस्तु संयोग स्थानापन्न का उदाहरण है तो पेन और स्याही। पेन और स्याही। वस्तु संयोग स्थानापन्न वह अवस्था है जिसमें एक वस्तु को दूसरे वस्तु के बिना कोई उपयोग नहीं हो सकता, जैसे कि पेन और स्याही। जब स्याही नहीं रहेगा तो पेन का क्या काम? पेट्रोल और गाड़ी, अगर पेट्रोल नहीं तो गाड़ी भी नहीं का संयोग स्थानापन्न का उदाहरण है। अब तो बैटरी वाली भी गाड़ी चल रही है। वस्तु प्रतिस्थापन में एक वस्तु दूसरे वस्तु के पूरक होते हैं, अर्थात एक के बदले दूसरे का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि चाय का बदले कॉफ़ी। अगर चाय नहीं होगा तो कॉफ़ी हम लोग पी सकते हैं, अगर कॉफ़ी नहीं होगा तो हम लोग चाय भी पी सकते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे कहेंगे वस्तु विस्थापन में एक वस्तु के पूरक होते हैं, अर्थात एक के बदले दूसरे का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश की है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का आबादी विश्व की आबादी का 17.5% है। आगे बढ़ते हैं। 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। जीडीकेपी यहाँ पे, अच्छा, जीडीकेपी ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट का संबंध, माफ करिएगा, जीडीकेपी शब्द के खोजकर्ता कौन है? अच्छा, खोजकर्ता का नाम पूछा गया है तो इनका नाम हो जाएगा उम्ब्रेटो सुल्पासो। ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद जीडीकेपी के प्रवर्तक दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उम्ब्रेटो सुल्पासो हैं। जीडीकेपी आधारित अर्थव्यवस्था को 4 बुनियादी स्तंभों के माध्यम से किसी राष्ट्र के विकास और भविष्य की माप की जाती है, जैसे कि नॉलेज आइटम्स, कंट्री नॉलेज प्रोड्यूसिंग मैट्रिक्स, कंट्री नॉलेज यूजर मैट्रिक्स, कॉस्ट ऑफ लर्निंग। बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन एक विशिष्ट अवधि में किसी देश और शेष विश्व के बीच सभी वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड है। किसी देश के भुगतान संतुलन में क्या क्या शामिल होते हैं? तो वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, साथ ही पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। बीओपी को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन के रूप में जाना जाता है। किसी देश के भुगतान संतुलन में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार तथा पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान शामिल होती हैं। बीओपी किसी देश में आने वाले धन और शेष विश्व में जाने वाले धन के बीच का अंतर है। भुगतान संतुलन खाता 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं चालू खाता, एक होते हैं पूंजी खाता, करेंट अकाउंट, और एक होते हैं कैपिटल अकाउंट। चालू खाता में दृश्य और अदृश्य आयात और निर्यात से संबंधित भुगतान और प्राप्तियों का लेखा होता है। पूंजी खाता में पूंजीगत भुगतान एवं प्राप्तियों का लेन देन होता है। चालू खाता में दृश्य और अदृश्य आयात और निर्यात से संबंधित भुगतान और प्राप्तियों का लेखा होता है। वही पूंजी खाता में पूंजीगत भुगतान एवं प्राप्तियों का लेन देन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो बरौनी है, मुजफ्फरपुर है, कहलगांव है, जबकि औरैया जो है यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। देखिए, काटी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तो यह मुजफ्फरपुर में है। बरौनी बेगूसराय में है। कहलगांव भागलपुर में है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन बाढ़ पटना में है। बरौनी तेल शोधक कारखाना यह बहुत प्रसिद्ध भी है। अब आगे बढ़ते हैं। 2019 मेंस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, मेंस सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। सेबी का मुख्यालय स्थित है तो हो जाएगा मुंबई। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारतीय प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार के लिए नियामक संस्था है। 12 अप्रैल 1988 को एक कार्यकारी निकाय के रूप में स्थापित किया गया था और 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से संवैधानिक शक्तियां दी गई। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है।
आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1977 में की गई थी। भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1977 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा की गई थी। भारत में अब तक 7 बार आर्थिक जनगणना आयोजित किया गया है। कब कब? 1977, 1980, 1990, 1998, 2005, 2013 और 2019 ईस्वी में। भारत में पहली बार जनगणना 1818 में माफ करिएगा 1872 में हुआ था। पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय, नियमित जनगणना 1881 रिपन के समय, और भारत में प्रथम जातीय जनगणना कब हुई है? तो 1931 में हुई है। आगे बढ़ते हैं। 2020 में पूछे गए प्रश्न मेंस एग्जाम में। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में वह राज्य जहाँ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वह है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। ये सब हमने पहले भी देख लिया। आगे बढ़ते हैं। जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया कि टोबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता है? जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता है? तो करेंसी के लेन देन पर। टोबिन कर को मूल रूप से एक मुद्रा के दूसरे मुद्रा में परिवर्तन पर कर के रूप में परिभाषित किया गया था। इसका सुझाव अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन ने दिया था, जिन्होंने आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता था। विदेशी विनिमय दर में तीव्र उतार चढ़ाव पर अंकुश लगाने हेतु यह इस कर का प्रस्ताव लाया गया था। जेम्स टोबिन ने विदेशी मुद्रा बाजार में समस्त लेन देन पर कर लगाने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है तो वस्तु एवं सेवा कर, यह अप्रत्यक्ष कर में आता है, जबकि संपत्ति कर, व्यवसाय कर, आयकर, यह सब प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। कर टैक्स किसी सरकार द्वारा व्यक्तियों या विभिन्न संस्था से वस्तु या आय इत्यादि पर अधिभार या धन लिया जाता है, उसे कर या टैक्स कहते हैं। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। यह वह कर है, मतलब प्रत्यक्ष कर है क्या, इसे हम देखेंगे। यह वह कर है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, अंतिम रूप से भुगतान उसी को करना पड़ता है, जैसे कि आयकर, निगम कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ये सभी के सभी। मृत्यु कर भी प्रत्यक्ष कर में ही आता है। वही अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो लगाया जाता है किसी और पर, अंतिम रूप से भुगतान उपभोक्ता को करना पड़ता है, जैसे कि सेवा कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क इत्यादि। वर्तमान में भारत में सभी अप्रत्यक्ष करों को एक सिंगल कर में बदल दिया गया है, जिसे GST नाम दिया गया है। GST गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसकी स्थापना लाया कब गया था? तो 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है। 101वां संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। 1954 में GST लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक व्यक्तियों का विकासशील देशों में विकसित देशों की ओर पलायन कहलाता है। शिक्षक व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन क्या कहलाता है? प्रतिभा पलायन। क्या कहलाता है? प्रतिभा पलायन कहलाता है। इसका मतलब किसी देश के सबसे प्रतिभाशाली और शिक्षित श्रमिकों को दूसरे देशों में बेहतर रोजगार की तलाश में जाना है। एग्जाम्पल के तौर पर, भारत में एक बच्चा IIT से पढ़ता है एवं अमेरिका में काम करने के लिए चला जाता है, तो वह अमेरिका के विकास के लिए काम कर रहा होता है, जबकि उसके मातृ देश भारत को उससे कुछ फायदा नहीं होता। प्रतिभा पलायन किसी देश के मानवीय संसाधन पर विपरीत प्रभाव डालता है। आगे बढ़ते हैं। 2020 में पूछे गए प्रश्न को क्लियर करते चलेंगे। मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? तो हो जाएगा उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सभी। मांग में बदलाव का मतलब है कि किसी उत्पाद या सेवा की मांग में वृद्धि या कमी। मांग में बदलाव के कुछ कारण ए हैं। मांग में बदलाव का मतलब है कि किसी उत्पाद या सेवा की मांग में वृद्धि या कमी। मांग में बदलाव के कुछ कारण ए दिए गए हैं, जैसे कि उपभोक्ताओं की आय में बदलाव, माफ करिएगा, उपभोक्ता की आय में बदलाव। लगातार थोड़ा सा बोलने से मिस्टेक हो जाता है, इसलिए आप लोग नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे। उपभोक्ताओं की आय में बदलाव, वस्तुओं की कीमत में बदलाव, उपभोक्ताओं की पसंद में बदलाव, प्रौद्योगिकियाँ, जनसंख्या, फैशन में बदलाव, जलवायु में बदलाव। आगे बढ़ते हैं। 2021 में पूछे गए प्रश्न को क्लियर करेंगे। भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है, जबकि राजनीतिक राजधानी नई दिल्ली को, सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को कहा जाता है। स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया नई दिल्ली को कहा जाता है। पहले बेंगलुरु को यह दर्जा प्राप्त था। याद रखिएगा, स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो नई दिल्ली को। भारत की साइंस सिटी बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन वैली
बेंगलुरु को ही कहा जाता है, जबकि साइलेंट वैली केरल को कहा जाता है। वैली ऑफ फ्लावर फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। भारत का स्टील सिटी बोकारो को कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। मैनचेस्टर इंग्लैंड में सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जमशेदपुर को भारत का पीठ स्वर्ग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, मेंस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। इसमें एक भी प्रश्न इकोनॉमिक्स से नहीं पूछे गए थे। अब 2021 प्री एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को क्लियर करेंगे। निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योग के विकास के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण व निवेश निगम का प्रयोजनकर्ता कौन थे? विश्व बैंक का मिशन। निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योग के विकास के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण व निवेश निगम का प्रयोजनकर्ता कौन था? तो यह हो जाएगा विश्व बैंक का मिशन। पहले ही विश्व बैंक के बारे में बताया जा चुका है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाए गए विकास व्यूह रचना है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाए गए विकास व्यूह रचना है, जो हो जाएगा कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि। 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल है 1985 से 90 है। इस योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता या परिभाषित किया जाता है वह है। अर्थशास्त्र को किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों की प्रबंध करे। किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों की प्रबंध करे। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र में इस बात का अध्ययन है कि लोग, व्यवसाय, सरकारें और देश उत्थान, वितरण और उपभोग के लिए सीमित या दुर्लभ संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं। नेक्स्ट है, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु साध्य होता है पर कुशल नहीं। उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु साध्य होता है पर कुशल नहीं। उत्पादन संभावना सीमा एक वक्र है। इसका उपयोग उन उत्पादों के मिश्रण की खोज हेतु किया जाता है जो उपलब्ध संसाधनों का सबसे कुशलता से उपयोग करें। उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु साध्य होता है परंतु कुशल नहीं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 1029 मिलियन। पहले ही जनसंख्या के बारे में हमने डिटेल से जान लिया है। आगे बढ़ते हैं, 2021 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। निम्न में से क्या बाह्य प्रभाव नहीं है? प्रवाह नहीं है। निम्न से क्या बाह्य प्रभाव नहीं है? तो ऋणों का भुगतान है, विदेशों में परिसंपत्तियों का खरीदना है, विदेशी कंपनियों के अंश पत्र को खरीदना है, जबकि विदेशों से ऋण प्राप्ति या बाह्य प्रवाह नहीं है। बाह्य प्रवाह नहीं है। बाह्य प्रवाह है क्या? एक्सटर्नल फ्लो है क्या? इसका अर्थ है किसके माध्यम से पूंजी भारत से बाहर जाएगा। अच्छा, विदेशों में कंपनियों के शेयरों या परिसंपत्तियों का खरीदना, ऋणों का भुगतान। अंतर प्रवाह क्या है? तो इसका अर्थ है इसके माध्यम से पूंजी बाहर से भारत आएगा। पूंजी अंतर्प्रवाह का उदाहरण है विदेशों से ऋण प्राप्ति, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना था। यह हो जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र। 31 मार्च 2000 को घोषित योजना विशेष आर्थिक क्षेत्र है। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZS की घोषणा 2000 में किया गया था। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में लाया गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र है क्या? स्पेशल इकोनॉमिक जोन है क्या? किसी देश की सीमाओं के भीतर यह एक विशिष्ट क्षेत्र होता है जिसमें देश के बाकी हिस्सों की तुलना में अलग व्यापार और व्यवसाय कानून होते हैं। SEZ के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस क्षेत्र में अधिक अनुकूल आर्थिक नियम होते हैं, जैसे कर प्रोत्साहन और कम टैरिफ इत्यादि। इस क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शिक्षा के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा भी उपलब्ध होता है। नेक्स्ट है, नियत निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है? तो मूल ह्रास को घटाया जाता है। इसके बारे में पहले ही हमने चर्चा कर लिया है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अवमूल्यन किसे कहते हैं? जब किसी देश द्वारा मुद्रा की विनिमय दर अन्य देशों की मुद्राओं से कम कर दिया जाए तो इसे अवमूल्यन कहेंगे। यह एक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसमें किसी देश की मुद्रा का मूल्य किसी अन्य मुद्रा या मानक के सापेक्ष कम कर दिया जाता है। यह सरकार द्वारा जानबूझकर किया जाता है।
मूल्यह्रास क्या था? तो समय की किसी संपत्ति के मूल्यों में होने वाली कमी को मूल्यह्रास कहते हैं। समय के साथ आपके पास मौजूद मोबाइल का कीमत घटना, पुराने पंखों का मूल्य कम हो जाना, यह क्या कहलाता है? मूल्यह्रास कहलाता है। मूल्य वृद्धि क्या है? तो समय के साथ जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होता है तो उसे मूल्य वृद्धि कहते हैं। जैसे कि जमीन हमने ले लिया तो जमीन का कीमत बढ़ता ही है, घटता नहीं है। सोना खरीद लिए तो सोना का रेट बढ़ता ही है। अप्रेसिएशन और डिप्रेसिएशन बाजार में अपने आप होता है। भारत में मुद्रा का मूल्यन अब तक 3 बार किया जा चुका है। कब कब? तो 20 सितंबर 1949 को सर्वप्रथम रुपये का मूल्यन हुआ। दूसरी बार रुपये का मूल्य अवमूल्यन 6 जून 1966 को और तीसरा बार 1991 को। याद रखिएगा 1949, 1966, 1991 3 बार अवमूल्यन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में परिवार खरीदार होते हैं व फर्म विक्रेता होते हैं। चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में परिवार खरीदार होते हैं व फर्म विक्रेता होते हैं। चक्राकार प्रवाह है क्या? तो आय का चक्रीय प्रवाह एक आर्थिक मॉडल है जो दर्शाता है कि किसी अर्थव्यवस्था में पैसा, सामान और सेवाएं विभिन्न क्षेत्रों के बीच कैसे चलती है। उत्पादन इकाइयों और परिवार के बीच आय का पूर्ण वितरण को दर्शाता है। आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में परिवार खरीदार होते हैं व फर्म विक्रेता होते हैं। आय के चक्रीय प्रवाह में निम्नलिखित शामिल है, जैसे कि घरेलू क्षेत्र यह क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं को व्यक्तिगत उपभोग के लिए खरीदता है। उत्पादक क्षेत्र, उत्पादक फर्म और प्रतिष्ठान इस श्रेणी में आते हैं। उत्पादन के कारक हैं भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। सरकारी क्षेत्र यह अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र है जो राजस्व अर्जित करता है। चौथा है बाहरी क्षेत्र, यह विदेशी क्षेत्र है जो फर्मों, घरेलू और सरकार को वस्तुओं और सेवाओं को निर्यात के लिए धन प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता कहाँ हुआ था? यह हुआ था जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम घट जाएगा। इसका डिटेल दिया गया है। वस्तु की मांग अधिक और आपूर्ति कम होने पर कीमत बढ़ जाएगी। मांग के नियम के अनुसार कीमत और आपूर्ति में गहरा संबंध है। वस्तु की मांग अधिक और आपूर्ति कम होने पर कीमत बढ़ जाएगी। यदि वस्तु की मांग कम हो और आपूर्ति अधिक हो तो कीमत घट जाएगी। लोचपूर्ण वस्तुओं की मांग कीमत के उतार चढ़ाव से बहुत प्रभावित होता है। मांग के नियम बेलोचदार वस्तु पर प्रायः लागू नहीं होता है। जरूरत की चीज़ बेलोचदार होती है, जैसे दवाई, रोजमर्रा की चीज़ें। अयासी वाली वस्तुओं को लोचदार होती है, जैसे फैशन की वस्तुएं, शराब, मोबाइल, फ्रिज इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। 2022 मेंस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? पंचवर्षीय योजना तो आप लोग रट ही लेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय में हुआ था। भिलाई लौह इस्पात कारखाना की स्थापना 1955 में सोवियत संघ रूस के द्वारा किया गया था, रूस के सहयोग से किया गया था, जहां से 1959 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। भिलाई छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 में जर्मनी के सहयोग से, राउरकेला कहाँ है तो उड़ीसा में है। दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना की स्थापना ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था और यह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। यह तीनों इस्पात कारखाना की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 के दौरान किया गया था। बोकारो स्टील कंपनी की स्थापना 1964 में सोवियत संघ या फिर रूस के सहयोग से किया गया, जो कि बोकारो झारखंड में है। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। इसे स्टील सिटी, बोकारो को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? तो यह मिला दिया था 2017 में विवेक देवराय समिति के अनुशंसा पर। एक वर्थ कमेटी की सिफारिश पर 1924-25 में रेल बजट को साधारण बजट से अलग पेश किया गया था। अंतिम बार 2016 में तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल बजट को साधारण बजट से अलग पेश किया था। वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया। 2023 प्री एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है, इसे कहेंगे उदारीकरण। क्या कहेंगे? उदारीकरण। एलपीजी का मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण है। एलपीजी स्टैंड फॉर लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में लाई गई थी। उसे भारत के प्रधानमंत्री
PV नरसिम्हा राव थे, जबकि वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। उदारीकरण। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रणों से इसकी मुक्ति। निजीकरण किसे कहेंगे, प्राइवेटाइजेशन किसे कहेंगे, तो सरकार के स्वामित्व वाले उद्यम के स्वामित्व या संचालन में निजी क्षेत्र को शामिल करने की समान प्रक्रिया। वैश्वीकरण किसे कहेंगे, यह विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ते खुलेपन, बढ़ती आर्थिक परस्पर निर्भरता और गहरे आर्थिक एकीकरण से जुड़ी एक प्रक्रिया है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि, तरलता घटती है। रिवर्स रेपो रेट में अगर वृद्धि करते हैं तो तरलता जो है घटती है। इसके बारे में पहले हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है, इसे कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद। जो भी छूट गया है, 2023-24 में पूछे गए प्रश्न वो छूट गए हैं, एक बार फिर से मैं करवा दूंगी। ठीक है, आप लोग टेंशन ना लें। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है, तो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का एक वार्षिक दस्तावेज है। वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग हर साल केंद्रीय बजट से ठीक पहले संसद में सर्वेक्षण पेश करता है। इसे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले एक साल में देश की आर्थिक प्रगति और प्रदर्शन का लेखा जोखा होता है। इसमें अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी मुख्य आंकड़े पेश किए जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है, तो BSNL नहीं है। इसके बारे में पहले ही हमने चर्चा कर लिया। आगे बढ़ते हैं, बाकी आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया, लागू कब किया गया था, तो 2006 में। इसके बारे में पहले चर्चा हो चुका है। कोरापुट खाने भाग के किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में है। यह बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये तो ज्योग्राफी से संबंधित है। केरल में मोनाजाइट नाक निक्षेप पाया जाता है जो थोरियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में झरिया कोयला उत्पादन के लिए। बिहार के जमुई में करमटिया में सोना का विशाल भंडार पाया जाता है। उड़ीसा के अन्य बॉक्साइट उत्पादन खान हैं जैसे कि कालाहांडी, संबलपुर, बोलागिर इत्यादि। किसी मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है, तो MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा करती है। यह कृषि उत्पादों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य है। MSP वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। हाल में बहुत चर्चा में भी रहा। सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और गन्ने के लिए उचित लाभकारी मूल्य FRP तय करती है। MSP सभी फसलों के लिए नहीं दिया जाता है। MSP में शामिल फसलें हैं 14 खरीफ शामिल है, 6 रबी शामिल है और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल किया गया है। CACP का फुल फॉर्म कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस होता है। FRP का फुल फॉर्म फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है, विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यह अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण के संचालन के लिए जिम्मेदार है। 2019 में CSO एवं NSSO को मिलाकर NSO बनाया गया है। इसके बारे में भी पहले चर्चा कर लिया जा चुका है। चलिए, कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इकोनॉमिक्स हमने कंप्लीट करवा दिया, इसका मास्टर वीडियो एजुकेशन ब्रांच चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा। तो मिलते हैं कुछ और सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।